नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान का पाठ नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, समकालीन विश्व में राजनीति। इसके अंतर्गत आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय नंबर 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। देखिए, जिस प्रकार से अपन ने देखा पाठ नंबर 1 में किस प्रकार से शीत युद्ध का दौर चला, शीत युद्ध में क्या स्थितियां रही, क्या स्थितियां बनी थी, सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। नंबर 2 पाठ में अपन पढ़ चुके थे दो ध्रुवीयता का अंत, यानी किस प्रकार से किन परिस्थितियों में सोवियत संघ का अंत हुआ और सोवियत संघ अंत की ओर चला गया, किस प्रकार से ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। अब जो है अपन पढ़ने जा रहे हैं पाठ नंबर 3, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले आप अपनी बुक निकालिए और तीनों को देखिए, आयशा, आब्रू और आंद्रे। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनके बारे में अपन देखेंगे, आयशा, आब्रू और आंद्रे। देखिए, एक कहानी टाइप में आप लोग सुनिए। देखिए, आयशा जो है बगदाद की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? बगदाद की। बगदाद है इराक की राजधानी, ठीक है। और ये बनना चाहती है डॉक्टर। क्या बनना चाहती है भाई? डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन क्या होता है, इसके देश के ऊपर 2003 में हवाई हमले होते हैं। हवाई हमले होते हैं और इसकी एक टांग चली जाती है, यानी ये लंगड़ी हो जाती है। आयशा बगदाद में रहती है, इराक की राजधानी बगदाद में। आपको बता देता हूं, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 2003 में विदेश के हवाई हमले होते हैं, इसकी एक टांग चली जाती है, लेकिन ये जिंदा बच जाती है। ये जिंदा बच जाती है और ये अब भी डॉक्टर बनना चाहती है। ये तो हुई पहली कहानी। आप थोड़ा सा ध्यान लगाना, इन कहानियों के बारे में आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा कि बगदाद में रहती है, इराक की राजधानी है, डॉक्टर बनना चाहती है। 2003 में हवाई हमले होते हैं, टांग चली जाती है, जिंदा बच जाती है, अब भी डॉक्टर ये बनना चाहती है। नंबर 2 आप पढ़ेंगे आब्रू को। आब्रू रहता है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में रहता है और ये जबरदस्त यानी कमाल का लोक कलाकार है। हर बात में थोड़ा ध्यान रखना कि आब्रू रहता है अफ्रीका में, ये कमाल का लोक कलाकार है। लेकिन इसका पिता चाहता है कि ये MBA करे और उसका बिजनेस संभाले। MBA, देखिए MBA के बारे में बता देता हूँ, आगे के पाठों में अपन पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 1880 में, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी और इसका पूरा नाम है MBA का मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा नाम है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आब्रू है, अफ्रीका का रहने वाला है, बढ़िया लोक कलाकार है, लेकिन इसका पापा चाहता है, इसका पिताजी चाहता है ये MBA करे और उसका बिजनेस संभाले। दो कहानी कंप्लीट हुई। आंद्रे जो है ये पर्थ का रहने वाला है, पर्थ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ये धर्म से ईसाई है, ईसाई, ठीक है सर। भाई पर्थ में रहता है ऑस्ट्रेलिया में, धर्म से ईसाई है, ये पहनता है जींस। और जब चर्च जाता है तो भी ये जींस पहन के जाता है। इसकी माँ जो है वो ये चाहती है कि ये सादा पोशाक में चर्च जाए, जींस में नहीं जाए। तो इसके पिताजी जो है आंद्रे के, वो इसकी माँ को समझाते हैं कि भाई अपन लोग भी जब युवावस्था में थे तो अपन भी जींस पहनते थे। ये हो गई तीनों कहानियां कंप्लीट, ठीक है। ये जींस पहनना नहीं छोड़ता, नीली जींस पहनता है, ओके। अब देखिए यहां तीनों कहानियों से क्या हो रहा है। तीनों कहानियों से एक बात साबित हो रही है, वो क्या हो रही है? अमेरिकी वर्चस्व। देखिए, पहली बात तो यह है कि आयशा बगदाद में रह रही है, जो इराक की राजधानी, डॉक्टर बनना चाहती है। 2003 में हवाई हमले होते हैं। किसके होते हैं? द्वितीय खाड़ी युद्ध में वो अमेरिका के हवाई हमले होते हैं। अमेरिका के हवाई हमले होते हैं जिसमें इसकी एक टांग चली जाती है। अमेरिका की सेना यहाँ पर लगातार जो है तैनात रहती है। तो
किसके वर्चस्व में इसकी जो है टांग गई थी? अमेरिकी वर्चस्व में। दूसरी बात, यहां भी अमेरिका का वर्चस्व है। आब्रू जो अफ्रीका का रहने वाला एक शानदार लोक कलाकार है। अब लोक कलाकार पे तो इस पे किसी का वर्चस्व नहीं है, क्योंकि ये लोक कलाकार मतलब जो है एक तरीका से कहूं लोकल कलाकार। लेकिन इसका पिता नहीं चाहता कि एमबीए करे। एमबीए की शुरुआत कहां से हुई थी? मैंने बताया 1880 में। कहां से हुई थी? अमेरिका से। तो यहां भी किसका वर्चस्व है? अमेरिका का। ओके। आंद्रे जो पर्थ में रहता है ऑस्ट्रेलिया में, ईसाई है लेकिन जींस पहनता है। जींस की शुरुआत कहां से हुई थी? अमेरिका में, जो आज अपन यहां भी पहनते हैं। ध्यान रहे अपने ऊपर भी जो है अमेरिका का वर्चस्व है। कैसे? अपन जींस पहनते हैं, किसकी पहनते हैं? अमेरिका की पहनते हैं। आपने अमेरिका में लोगों को धोती कुर्ते तो पहनते हुए नहीं देखा? नहीं देखा। जाहिर सी बात है कि हम अमेरिकी वर्चस्व में जी रहे हैं। ये तो हो गई कहानियां कंप्लीट। ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है इन कहानियों के माध्यम से। आयशा बगदाद में रहती है, इराक का रहता है, डॉक्टर बनना चाहती है, भाई अगले काम चली जाती है, किसके वर्चस्व में जी रहे हैं? अमेरिका। तो इन तीनों से एक ही बात साबित होती है कि ये पूरा जो विश्व है वो किसके वर्चस्व में जी रहा है, किसका वर्चस्व है, किसकी दादागिरी चल रही है? तो वो चल रही है भैया अमेरिका। दैट्स कोई प्रॉब्लम हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, अब आपने यहां पर बात एक ही उठती है, क्या अमेरिका का वर्चस्व शुरू से ही था? भाई क्या ये विश्व जो है चालू हुआ था जब से दुनिया समझने लगी थी कि तब से ही अमेरिका का वर्चस्व था, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्चस्व हुआ, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्चस्व हुआ, या शीत युद्ध के बाद में अमेरिका का वर्चस्व हुआ? कब से अपन अमेरिका के वर्चस्व में जी रहे हैं? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि हम अमेरिका के जो वर्चस्व में बहुत, देखिए शीत युद्ध के बाद ज्यादातर तो अमेरिका का वर्चस्व हुआ था शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ बिल्कुल नक्शे से गायब हो चुका था। अचानक एकदम से गायब हो गया। जहां पे कुछ दिन पहले वो बड़ी मजबूती के साथ अमेरिका का मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ था, एकदम से भूचाल आया, एक तरीके से कुछ नीतियां गलत बनी जिसके कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद अमेरिका मजबूती से खड़ा था। ठीक है, तो जो शीत युद्ध के बाद है, शीत युद्ध के बाद जब अमेरिका सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, उसके बाद का जो दौर है वो अमेरिकी वर्चस्व का दौर कहलाता है। किसका कहलाता है? अमेरिकी वर्चस्व का दौर। ये तो हुई वर्चस्व की बात। देखिए अमेरिकी वर्चस्व में हम शीत युद्ध के बाद नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही लगभग जी रहे थे। लेकिन उस समय शीत युद्ध के दौरान उस समय उसको टक्कर देने वाले प्रतिद्वंदी था, सोवियत संघ उसको टक्कर का प्रतिद्वंदी था, इसलिए अपन पूर्ण तरीके से अमेरिकी वर्चस्व में नहीं जी रहे थे। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई, सोवियत संघ का विघटन हुआ, तभी से अपन अमेरिकी वर्चस्व में जी रहे हैं। देखिए अब एक बात है नई विश्व व्यवस्था। एक पॉइंट आता है नई विश्व व्यवस्था। नई विश्व व्यवस्था क्या है? देखिए जरा ध्यान से देखिए, हर कोई चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं करते। आपके साथ में हूं, मैं आपके साथ लगातार काम कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्ट के वीडियो डालता जा रहा हूं, प्रत्येक पार्ट के नोट्स डालूंगा। एक पार्ट के नोट्स तो लगभग सबके पास पहुंच गए हैं। जिसके पास नहीं पहुंचे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं मेरे नंबर डाल दूंगा, उस नंबर पर एक बार हाई करे व्हाट्सएप नंबर पर और बोल दे कि सर मैं स्टूडेंट हूं और मुझे जो है नोट्स की आवश्यकता है। मैंने लगभग जो मेरी जानकारी के हैं सबको नोट्स डाल दिए हैं। पार्ट नंबर 1 के पूरी मजबूती के साथ अपन काम कर रहे हैं। तो इस बात के लिए अपन को थोड़ा एक्टिव रहना है, एक्टिव भी रहना है। तो जिसके पास नहीं है वो हाई करे। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरे नंबर डाल दूंगा। ठीक है, जिसके पास है वो हाई करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं पहले
पाठ का। देखिए नई विश्व व्यवस्था का है क्या है, इसके अंतर्गत अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखिए 1925 दिसंबर 1991 को हो गया था सोवियत संघ का विघटन। कब हो गया था? 25 दिसंबर 1991 को क्या हो गया था? सोवियत संघ का विघटन। देखिए इसमें एक चीज आती है कि 1990 के अगस्त में, इसको जरा सीरियसली पढ़ना, 1990 के अगस्त में एक घटना होती है, और वो घटना क्या होती है? जो इराक कुवैत पर हमला कर देता है। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और बड़ी तेजी से कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया 1990 के अगस्त में। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया और बड़ी तेजी से जो है कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब सारी राजनीतिक बातें जब असफल हो गई, राजनीतिक तौर पर इराक को कुवैत से हटने पर मजबूर किया गया कि भाई तुम गलत कर रहे हो, इराक से कहा गया। उस समय देखिए ध्यान रखना थोड़ा सा, उस समय आपको दो चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। एक तो इराक के राष्ट्रपति थे उस समय सद्दाम हुसैन। कौन थे सर? सद्दाम हुसैन। अच्छा, सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति भी बने थे? हाँ सर, ये उस समय इराक के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय। ज्यादा एक्शन लेगा अमेरिका, जो आगे अपन बताएंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, देखिए ध्यान रखना, एक बात जरूर इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। अमेरिका एक देश नहीं है। अमेरिका दो महाद्वीप है, एक तो उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिण अमेरिका। और जो अपन इस अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इतना लंबा चौड़ा नाम रहता है, हर बार बोला नहीं जा सकता, इसलिए आप जब भी मैं अमेरिका नाम लूं तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका ही समझें, न कि मैं किसी महाद्वीप का नाम ले रहा हूं। मैं एक देश का नाम ले रहा हूं जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो मैं अमेरिका जब भी नाम लूं तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका ही समझें। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। ध्यान रखना, एक आएगा, अगली बार आएगा अपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो आगे आएगा, अभी पढ़ेंगे। जो जॉर्ज बुश का बेटा था, कौन था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज बुश है इस समय, जॉर्ज बुश राष्ट्रपति। सद्दाम हुसैन ने जो है कुवैत पर आक्रमण कर दिया, इराक ने बड़ी तेजी से इसको अपने कब्जे में ले लिया। जब विश्व की सारी राजनीतिक ताकतें फैल हो गई इसके सामने कि भाई इसको हटाने का प्रयास किया गया राजनीतिक तौर पे कि ये कुवैत से हट जाए, लेकिन ना, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कह दिया नहीं भैया, हम तो नहीं हटेंगे। अब देखिए एक बात आती है, बार बार में आपके आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको जरूर थोड़ा सा देख लें। संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 और इसमें भारत शामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945। 6 दिन बाद में इसमें भारत शामिल हो गया था। ये एक विश्व की पंचायत के तौर पर कार्य करता है, यानी जिस प्रकार से पहले गांव में कुछ लफड़ा हो जाता था तो पंचायत जुड़ती थी, उसी प्रकार से जब राष्ट्र यानी इस विश्व में, वर्ल्ड में जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो पूरे देशों की जो पंचायत होती है वो कहाँ होती है भैया? यूएनओ में होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ में होती है। ये अब भी सक्रिय है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब तक जो पूरे विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाया था। ठीक है, पहले, इससे पहले राष्ट्र संघ था मात्र, एनओ, नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद में जब द्वितीय विश्व राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, इसलिए इसके स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए बात संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंच गई भैया, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं।
यानी अगस्त 90 की बात है। इराक ने कहा ये कर दिया, ये इराक रहा, ये कुवैत रहा, ये इराक ने कर दिया आक्रमण, कुवैत पर चारों तरफ से ले लिया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। सर कोई दिक्कत यहाँ तक? सब पहुंच गए कुवैत, इराक से कुवैत पहुंच गए सबके सब, तो कोई सा वीडियो देखता भी रह गया। चलो कुवैत पहुंच गए, सारी राजनीतिक ताकतें हो गई फैल इसको समझाने में, इसको इराक को राजनीतिक ताकतें फैल हो गई इराक को समझाने में कि भाई कुवैत से हट जाइए, अपनी सेना हटा लीजिए कुवैत से। नहीं, सद्दाम हुसैन जी कह रहे कि नहीं भैया नहीं हटाएंगे। चलो कोई बात नहीं, मामला पहुंचा कहां पे? संयुक्त राष्ट्र संघ में। ये मामला उठ गया, ये पहुंच गया, ये है संयुक्त राष्ट्र और संघ। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी। किसकी अनुमति दे दी? बल प्रयोग या सैन्य प्रयोग की अनुमति दे दी कि अब आप इराक को कुवैत से हटाने के लिए सैन्य प्रयोग भी कर सकते हो। अब देखिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दो कि शीत युद्ध के दौरान अधिकतर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाटकीय फैसला था। यानी आज तक तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैन्य प्रयोग की अनुमति नहीं दी, लेकिन यह थोड़ा नाटकीय फैसला था। अब यह फैसला मैं यही जाहिर करना चाहता हूं, इस फैसले को जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉर्ज बुश ने इसको नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसकी संज्ञा दी नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। नई विश्व व्यवस्था समझ में आ गई। इससे जो नाटकीय फैसला था संयुक्त राष्ट्र संघ का बल प्रयोग का, सैन्य प्रयोग का, जो अधिकतर शीत युद्ध के दौरान अधिकतर मामलों पे चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दी। तो ये पूरे विश्व को अचंभित करने वाला फैसला था, एक नाटकीय फैसला था। तो जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि अब तक ऐसी विश्व की ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी जो सिर्फ जो है बल प्रयोग की अनुमति नहीं दे रहा था संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी थी। ये नाटकीय फैसला था, तो जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था के नाम से बताया। ठीक है, अब देखिए ये हो गई आपकी नई विश्व व्यवस्था। अब एक है, अब इसमें क्या होता है? देखिए जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमति दे दी, किसकी दे दी? ये रहा इराक, ये रहा इराक, ये रहा कुवैत, ये रहा अमेरिका। इधर देखो अमेरिका को कहीं नहीं ये इराक ने कर रखा है कुवैत पर आक्रमण। क्यों दी थी? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्यों दिया था ये फैसला, वो आगे मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा। अमेरिका, देखिए जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए इजाजत दी तो 34 देशों की मिलीजुली सेना, कितने देशों की? 34 की, जिसमें थे भैया 6,60,000 सैनिक। 34 देशों की मिलीजुली सेना जिसमें 6,60,000 सैनिक थे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें 75% सैनिक किसके थे? अकेली अमेरिका के। तो यहां पर किसका वर्चस्व दिखाई दे रहा है? अमेरिका का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह फैसला क्यों दिया था? अमेरिका के दबाव में आकर। अमेरिका चाहता था इराक पे आक्रमण करना। देखिए अब इस जंग को देखिए, 34 देशों की मिलीजुली सेना ने आक्रमण कर दिया इराक पे। कर दिया सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आक्रमण हो गया। इराक के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? सर सद्दाम हुसैन थे। अच्छा, सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन ने क्या कहा है? देखिए इसका एक बार कमेंट पढ़ लेते हैं। सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। कितने जंगल की? 100 जंगों की एक जंग साबित हुई। वाह भाई,
जबरदस्त बयान दे दिया किसने, सद्दाम हुसैन ने, कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 34 देशों की मिलीजुली सेना, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, 75% सैनिक अमेरिका के थे। इन्होंने बहुत जल्दी ही जो है इराक की सेना को मजबूर कर दिया। इराक की सेना धराशायी हो गई, बहुत जल्दी धराशायी हो गई। इस युद्ध में कुछ बातें जो आप देखते रहना और उनको मैं बता देता हूं। देखिए कि इसमें स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ। स्मार्ट तरीके से स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। स्मार्ट तरीके से किसका प्रयोग हुआ है इसमें? स्मार्ट बमों का प्रयोग हुआ है। इसकी टीवी पे पहली बार कवरेज की गई, टीवी पर पहली बार लाइव कवरेज, पहली बार लाइव कवरेज की गई। यानी पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो देख रहे थे किस प्रकार स्मार्ट तरीके से जो है अमेरिका बमों का प्रयोग कर रहा है, किस प्रकार से सद्दाम हुसैन की जो सेना है, इराक की जो सेना है, किस प्रकार से पीछे हटती हुई या धराशायी होती हुई नजर आ रही है। इसलिए ये वीडियो गेम बार बन गया, ये युद्ध वीडियो गेम बार, क्योंकि इसकी टीवी पर कवरेज हुई थी। इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। कौन सा युद्ध है ये? कंप्यूटर युद्ध। कंप्यूटर युद्ध की, इस युद्ध को किसकी संज्ञा दी गई? कंप्यूटर युद्ध की। अब देखिए, अब आपके समझ में आएगा कि क्यों अमेरिका यहां पर आक्रमण करना चाहता था। देखिए इस पूरे मामले को थोड़ी मैं बताना भूल गया था थोड़ा सा। इस पूरे मामले को जो अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया 34 देशों, इस पूरे मामले को जाना जाता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से। इस पूरे मामले को जो ऑपरेशन चलाया था अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना के 6,60,000 सैनिकों ने जो ऑपरेशन चलाया था, किसको? इराक से कुवैत को मुक्त कराने का जो ऑपरेशन चला था, इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। देखिए यदि 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें एक दे दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तो इस पर आप कैसे लिखोगे कि जब इराक ने कुवैत पर हमला कर उसको बड़ी जल्दी से अपने कब्जे में ले लिया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर किसकी अनुमति दे दी? बल प्रयोग की अनुमति दे दी। तो अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना के 6,60,000 सैनिकों ने कुवैत पर कुवैत को मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। और 34 देशों की मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। बहुत जल्दी ही इन्होंने इराक की सेना को जो है कुवैत से हटा दिया। अब एक बात और है, लाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया था। क्या पूछा गया था सर जी? बताइए, बड़ी जल्दी बताइए, क्या पूछा गया था? देखिए कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा किस युद्ध को, कौन से ऑपरेशन को दी गई? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, ठीक है। अब देखो भैया क्या हो गया, यो एक है मृत्यु का पथ, मृत्यु का पथ। एक नंबर में पूछा जाता है मृत्यु का पथ किसे कहा जाता है, या डेथ वे किसे कहा जाता है? सब एक सड़क है कुवैत और बसरा के बीच की जो सड़क है उसको डेथ वे कहा जाता है या मृत्यु का पथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर क्या है, जब अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की सेना ने जब यहाँ पर हमला किया था, तो उस समय जो है जो इराक के सैनिक है इस जगह पर फंस गए थे, यहाँ पर बहुत बड़ा जाम लग गया था। और अमेरिका के जो वायु सेना है उसने यहाँ पर धड़ाधड़ हमले कर दिए थे,
जिसमें बहुत सारे इराकी सैनिक मारे गए थे और साथ में कुवैत से बंदी बनाकर लाए गए सैनिक भी इसमें मारे गए थे। तो इस पथ को क्या कहा जाता है? डेथ वे या मृत्यु का। समझ में आ गया सर? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे क्या होगा देखिए, आगे ये चलता है कि इस युद्ध में अमेरिका का क्या मुनाफा था। तो इस युद्ध में जो बताते हैं, जो जानकार है वो बता देते हैं कि इसमें अमेरिका ने मुनाफा कमाया था। मुनाफा का मतलब जानते हो? लाभ। इस युद्ध में तो क्या कमाया था कि जितना अमेरिका का लगा था ना, उतना तो उसको जापान, जर्मनी और सऊदी अरब से मिल गया था। इतना पैसा तो इसको इराक के ऊपर आक्रमण करने के लिए किस किसने दे दिए थे? जापान, जर्मनी और सऊदी अरब ने अमेरिका को इतने पैसे दे दिए थे। इसके अलावा इराक में क्या था? तेल के भंडार थे। इराक और ईरान उधर खाड़ी देशों में क्या है? तेल के भंडार है। तो उनको भी हथियाने के लिए जो है अमेरिका ने यहाँ पर आक्रमण किया। ऐसे ऑपरेशन बहुत सारे आएंगे। देखिए अगला मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। देखिए तो बहुत सारे ऑपरेशन अपन पढ़ेंगे। देखिए अब अगला पढ़ेंगे अपन क्विंटल का। तो क्विंटल का दौर। सर ये क्विंटल कौन है? ये समझ में नहीं आया। देखिए सर, ये राष्ट्रपति था, किसका था? अमेरिका। किसका राष्ट्रपति था सर? अमेरिका का था भाई। सर क्विंटल भी राष्ट्रपति होया करे नहीं? होते हैं, नाम ऐसा है, ये विदेशी नाम है। फिर अपने यहाँ पे होता नहीं ये बिन क्विंटल, तो इसका नाम अपन कालूराम रख देते या घसीटा वगैरह रख देते। लेकिन ये विदेश का ऐसे नाम, यहाँ पे विदेश में ऐसे नाम मिलेंगे। देखिए पहले जॉर्ज बुश, अगला मिल जाएगा जॉर्ज डब्ल्यू बुश। खाड़ी देशों के मुस्लिम इस्लामिक स्टेट है तो उधर मिल गया अपन को सद्दाम हुसैन। इंग्लैंड में जाओगे कार्ल मार्क्स, फलाना फलाना ढेकड़ा। अपने यहाँ पे होता था अपन कालूराम, घसिंडिया या फिर तख्ता, पीड़ा, कुछ भी रख देते, अपने अनुसार रखते। लेकिन ये अमेरिका के, ये कौन है? बिल क्लिंटन, राष्ट्रपति अमेरिका का। जो अभी अपन पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे? जॉर्ज बुश को। अभी जो राष्ट्रपति था वो कौन था? जॉर्ज बुश। देखिए खाड़ी देशों पर आक्रमण किया इसने, इराक पर आक्रमण किया, बड़ी तेजी से इराक पर इसने कब्जा भी कर लिया। लेकिन उसके बाद में भी 1992 में यहाँ पर चुनाव होते हैं अमेरिका में। तो जो जॉर्ज बुश है इसको बहुमत नहीं मिलता है और अमेरिका का राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति कौन बनता है सर? बिल क्लिंटन बन जाता है। कौन बन जाता है सर? बिल क्लिंटन। कौन सी पार्टी से? ये डेमोक्रेसी पार्टी से सर, डेमोक्रेसी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये बिल क्लिंटन क्या था? अमेरिका का राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति ऑफ, इंग्लिश नहीं आती, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। देखिए डेमोक्रेसी पार्टी से था ये। थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से अपने यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति के चुनाव अपने यहाँ पर होते हैं अप्रत्यक्ष। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। यानी यहाँ पर अपने नेता जो अपन चुनते हैं, एमएलए, एमपी वगैरह वोट देते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता। अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं, एमएलए, एमपी चुनते हैं प्रधानमंत्री को, तो उनके लिए अपन सीधा वोट डालते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव वहां पे प्रत्यक्ष रूप से होता है। वहां पर जनता राष्ट्रपति को सीधे वोट देती है, प्रधानमंत्री का पद वहां पे नहीं होता। जिस प्रकार से अपने देश में होता है प्रधानमंत्री, अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होता। वहां पर जो शासन की बागडोर होती है वो राष्ट्रपति का हाथ में होती है सीधी। लेकिन अपने यहाँ पर तो राष्ट्रपति एक मोहर होता है, सारे फैसले प्रधानमंत्री लेता है, राष्ट्रपति सिर्फ उन पर सिग्नेचर करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे पूरे फैसले राष्ट्रपति लेता है। देखिए जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेसी पार्टी चुनाव जीत जाती है और बिल क्लिंटन राष्ट्रपति बन जाता है। तो आप जॉर्ज बुश को आप भूल जाइए, ठीक है। इसका दौर पढ़ेंगे, किसका दौर पढ़ेंगे? बिल क्लिंटन का। और ये लगभग 8 सालों तक राष्ट्रपति रहा।
कितने साल तक? 8 साल। यानी 96 में दोबारा चुनाव हुए, 96 में ये पुनः सत्ता में आ गया और ये लगभग 8 सालों तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहा। देखिए 92 में चुनाव हुए, जीता, 96 में फिर चुनाव हुए, जीता। अब मैं आपको बात बताता हूँ, कब की बताता हूँ सर? 1999। कब की बताऊंगा? 1999। एक देश है यूगोस्लाविया, देश का क्या नाम है सर? 1999। एक बात है, कहानी सुना रहा हूं, तुम तो ये कहानी टाइप में आप सुनोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि आप सुनो, आप एक पढ़ने के टाइप में सुनोगे, अपने आप पर जो है वो डालोगे दबाव, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। देखिए दबाव आपको डालना नहीं है। मैं बहुत बार कहता हूं कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे दिमाग पर लोड पड़े। लोड लेना ही नहीं है अपन को। थोड़ा ध्यान दीजिए, 1999 में यूगोस्लाविया की बात है। यूगोस्लाविया का एक प्रांत है जिसे अपन यहाँ पर कहते हैं राज्य और उधर कहते हैं प्रांत। उसका नाम है कोसोवो, कोसोवा एक प्रांत है। यहाँ पर बहुलता है, यानी ज्यादा कौन है? अल्बानियाई लोग। अल्बानियाई लोग यहाँ पर ज्यादा ये कर देते हैं आंदोलन। क्या करते हैं? आंदोलन कर दिया, आंदोलन, ठीक है। तो यूगोस्लाविया सरकार यहाँ पर भेज देती है सेना। किसके लिए भेजती है? आंदोलन को कुचलने के लिए भेजती सेना। आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पर सेना भेज देती है। जब बात ये अमेरिका को पता चलती है तो यहाँ पर नाटो में सम्मिलित देश, यानी नाटो के देशों के द्वारा, यहाँ पर अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के देशों के द्वारा यूगोस्लाविया पर बमबारी की जाती है। इसके जवाब में अमेरिका चाहता था कि अल्बानियाई लोगों का आंदोलन चलता रहे और सेना इस आंदोलन को न कुचले, यूगोस्लाविया की सेना। जैसे इसको पता चला तो नाटो में कितने देश थे? बहुत सारे देश थे। कौन से देश थे? कौन से थे? पश्चिमी जर्मनी के देश थे, वो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे नाटो में सम्मिलित थे। तो उन देशों के नेतृत्व में यहाँ पर बमबारी होती है। जल्दी ही यूगोस्लाविया की जो सरकार है आत्मसमर्पण कर देती है और यूगोस्लाविया कोसोवो पर, जो प्रांत कोसोवो, उस पर नाटो की सेना काबिज हो जाती है। ये हो गई पहली बात। किसकी? बिल क्लिंटन के दौर की। यानी बिल क्लिंटन ने क्या क्या कार्य किए थे वो अपन पढ़ रहे हैं। बिल क्लिंटन के दौर की पहली बात हो गई, क्या हो गई? 99 में यूगोस्लाविया, 1999 कोसोवो प्रांत में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है, उन्होंने आंदोलन किया था। यूगोस्लाविया की सेना ने उसको कुचलने का प्रयास किया, तो नाटो ने इस पर एक्शन लिया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की सेना ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर बमबारी की गई, जिसमें यूगोस्लाविया की सरकार जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिया। कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। ये हो गई इसकी पहली घटना। दूसरी घटना क्या है इसकी? देख लीजिए। दूसरी घटना है इसकी केन्या से संबंधित। कहां की है सर दूसरी घटना? केन्या। एक तो है, दो जगह है, एक तो नैरोबी है। नैरोबी कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है केन्या। एक है, एक जगह का नाम है दार ए सलाम। ये कहां पड़ता है सर? ये पड़ता है तंजानिया। दो अलग अलग देश है। देखिए इनमें थे, दोनों ही जगह पर दूतावास थे। और दूतावास किसके थे सर? अमेरिका के। और ये सर ये दूतावास क्या होते हैं? ये दूतावास भी रहते हैं क्या? ये रहते हैं, दूतावास रहते हैं जो विदेशों में रहते हैं। जैसे अपने भारत के अमेरिका में दूतावास है, पाकिस्तान में, हर जगह दूतावास है। तो वहां पर अपने आदमी रहते हैं और विदेशी मामलों को देखते हैं। तो यहाँ पर दूतावासों पर हमला होता है। यहाँ के दूतावासों पर क्या होता है? हमला हो गया सर। हमला दोनों जगहों को दूतावासों पर क्या हो गया? हमला। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? इसका जिम्मेदार ठहराया गया, इसकी जिम्मेदारी किसने ली? इसकी जिम्मेदारी ली भैया अल कायदा। अल
कायदा एक आतंकवादी संगठन है। जिस प्रकार से आतंकवादी संगठन है, बहुत सारे आतंकवादी संगठन, जैसे अभी तालिबान आतंकवादी संगठन है अफगानिस्तान के अंदर, पूरी सत्ता कब्जाए हुए है, यानी पूरी सत्ता तालिबान के हाथ में इस समय अमेरिका में, बहुत सारे अफगानिस्तान में। तो उसी प्रकार ये भी अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था अल कायदा। इसने इसकी जिम्मेदारी ले ली कि अमेरिका के दूतावासों पर जो हमला हुआ है वो किसने किया है, हमने किया, और अमेरिका ने भी इसको जिम्मेदार ठहराया। देखिए इसके जवाब में अमेरिका ने इसकी दो जगह, एक तो अफगानिस्तान और इसके कुछ ठिकाने हैं सूडान, इसके कुछ ठिकाने अफगानिस्तान में भी है, कुछ ठिकाने कहां पर है, सूडान में। जो अलकायदा के ठिकाने उस पर मिसाइलें दागी किसने, अमेरिका ने। मिसाइलें दागी किसने दाग दी, अमेरिका ने। और इसके लिए देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए इसने संयुक्त राष्ट्र संघ से भी परमिशन नहीं ली, संयुक्त राष्ट्र संघ से भी परमिशन नहीं ली, ध्यान रखना इसके लिए। तो इसके लिए इन पर हमला करने के लिए देखिए जो दूसरे अलग अलग देश, अलग देशों पर एक नियम है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक पंचायत है पूरे विश्व की। तो किसी देश पर हमला करने के लिए या किसी देश से कुछ बातें करने के लिए या किसी भी देश से कुछ चीजें हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन आवश्यक है। विशेष तौर पर किसी देश पर हवाई हमले करने के लिए, मिसाइल दागने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन आवश्यक है, लेकिन अमेरिका ने इसकी परमिशन भी नहीं ली। और इस पूरे मामले को जाना जाता है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। किस नाम से जाना जाता है सर, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। जो पूरा ऑपरेशन चलाया था नैरोबी और दार सलाम में जो दूतावासों पर हमला हुआ था, इसके जवाब में अलकायदा के ठिकानों को मिटाने के लिए जो अमेरिका ने जो चलाया था क्या ऑपरेशन, उस पूरे ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के नाम से जाना जाता है। आप इसको लिख सकते हो। वैसे मैं आपको सारे जो है नोट्स उपलब्ध कराई दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो पूरे ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। आ गया समझ में? कोई दिक्कत हो तो बोल दो, टेंशन हो तो बता दो। बाकी देखिए ये ऑपरेशन किस प्रकार का, जैसे भारत ने चलाया था एक ऑपरेशन, आपको ध्यान हो कौन सा चलाया था, जब भारत के सैनिकों पर हमला हुआ था, कहां हुआ था सर, हमें बताइए। उरी में। अच्छा उरी भी कोई जगह है? हाँ है, कश्मीर के अंदर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो उस समय उरी में अपने जवानों पर हमला हुआ था, तो उसमें अपने 20-22 जवान शहीद हुए थे। उरी में आतंकवादी हमला हुआ था। तो इसके जवाब में जो भारत ने ऑपरेशन चलाया था, कौन सा था, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक। नाम सुना है? ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक। क्या हुआ था सर इसमें भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, इस ऑपरेशन के अंदर भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे उन पर आक्रमण किया था। बताया जाता है इसमें लगभग 40-42 आतंकवादी मारे गए थे। 2 पाकिस्तानी सेना के जवान थे, वो भी मारे गए थे। यह आपकी किताब के अंदर नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। जिस प्रकार से ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया था, उसी प्रकार से ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक भी चलाया गया था। बाकी चीजें पढ़ेंगे कल या अगले वीडियो में, जब भी आएंगे 1-2 दिन बाद में वो वीडियो आपका आएगा।
तो उस समय अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। लगभग शायद तीसरे पार्ट से 2 वीडियो और बनेंगे। जय हिंद, जय